सो है गाइज, आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की बात की थी, उसके बाद विस्तार की बात की थी। अब हम राजस्थान के भौगोलिक विभाग यानी भौतिक विभाग की राजस्थान को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांट रखा है, कौन कौन से विभाग है और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक आधार पर। तो इसको राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जिसका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। जिसमें सबसे पहला आएगा थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग, दूसरा चौथा है जो पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार। सबसे पहला है थार का मरुस्थल। बात करते हैं थार के मरुस्थल की, तो ये राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में से एक है। यानी राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, तो उसमें से एक थार का मरुस्थल है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में टर्शियरी काल यानी पिछले 7 करोड़ वर्षों में हुआ था, जब पृथ्वी पर एक पेंजिया और एक पेंथालासा था। तब उसके पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, एक जमीन का टुकड़ा था पेंजिया, और एक उस जमीन के टुकड़े के चारों ओर पानी भरा हुआ था, उसे पेंथालासा कहा गया। उसी में से जब पेंथालासा सूखा ना, तब उसे 33 सागर कहा गया, और 33 सागर को सूखने पर थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ, जिसे आज हम थार का मरुस्थल कहते हैं। जहाँ आज थार का मरुस्थल है, वहाँ कभी एक 33 सागर हुआ करता था। मतलब 33 नाम का सागर था, एक पानी से भरा हुआ, जो सूखने पर थार का मरुस्थल निर्मित हुआ। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा सिरोही का पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है तथा इसका ढाल दक्षिणी पश्चिम की ओर है। इर्ग, हमदा और रेग। इर्ग जो रेत के मरुस्थल है उसे इर्ग कहते हैं। मतलब रेत, जहाँ रेत पाई जाती है उसी मरुस्थल 3 प्रकार 4 प्रकार से होता है, क्योंकि कहीं कठोर जमीन है, कहीं कंकड़ पत्थर या पथरीला मरुस्थल है, और कहीं रेतीला है। तो जहाँ रेतीला है उसे इर्ग कहेंगे, जहाँ चट्टानी मरुस्थल है उसे हमदा, और जहाँ पथरीला है वहाँ पर रेग। अलग अलग नाम से मरुस्थल को पुकारा जाता है। ये भी मरुस्थल के भाग है। बात करते हैं मरुस्थल, तो मरुस्थल को 41.5% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। यानी यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं, यानी रेत के टीले नहीं पाए जाते। बाकी 58.5% भाग बालू का स्तूप में आता है, जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और वह निम्न प्रकार से होते हैं। बात करते हैं बालू का स्तूप की, तो सबसे पहला बालू का स्तूप आता है अनुदैर्ध्य या रैखिक स्तूप, जैसलमेर, रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाने वाले, जो कि हवा के समानांतर चलते हैं, मेढा, लूनी और जवाई नदियों के पारों पर दिखाई देते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप हवा की दिशा के समकोण पाए जाते हैं, जो कि अर्धचंद्राकार या हेयरपिन जैसे होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, इसे हम 2 भागों में बुलाते हैं। पहला है बरखान और दूसरा पैराबोलिक बरखान। अनुप्रस्थ स्तूप का ही एक भाग है बरखान, जो कि अर्धचंद्राकार आकृति के स्तूप को बरखान कहा जाता है। दूसरा है पैराबोलिक, यह है लेडीज हेयरपिन की तरह आकृति के होते हैं। ये संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हेयरपिन वाले जो आकृति के बालू का स्तूप होते हैं वो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ पर स्तूप वाली मरुस्थल है वहाँ पर संपूर्ण में पाए जाते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप चारों ओर से हवा के दबाव से बनने वाला तारा की आकृति के स्तूप को तारानुमा स्तूप कहते हैं, जो कि चारों ओर से दबाव पड़ने पर तारे जैसी आकृति का बालू का स्तूप रेत का टीला बनता है, उसे तारानुमा स्तूप कहते हैं। ये मोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर अगले बालू के स्तूप की बात करें नेबका झाड़ियों में रेत के जमाव से निर्मित जो टीले होते हैं उन्हें नेबका कहा जाता है।
लुटेन, झीलों के किनारों पर चंद्राकार आकृति के जो टीले होते हैं उन्हें लुटेन। और दोहरे जो स्थानांतरित हवा के झोंके से रेत के जो दोहरे बनते आगे से आगे, उसे दरियन कहा जाता है। इसकी ट्रिक है ये वाली, जो मेरे हिसाब से सही है, मेरे को यही बचपन से यही याद है। हेयरपिन जैसी आकृति के बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार से बनते हैं और अर्धचंद्राकार जो कि इस प्रकार से और तारानुमा ऐसे। अब हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार लगभग राजस्थान के कुल 61.10% है। इसका विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल जो है इसका ये भाग घेरता है 61.10%, लगभग 61% भाग ये घेरता है राजस्थान का क्षेत्रफल में। यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, मतलब राजस्थान की जितनी आबादी है उसकी 40% आबादी मरुस्थलीय प्रदेश में रहती है और इस भूभाग में रहती है। सबसे ज़्यादा भूभाग इस आबादी इस भूभाग में ही रहती है। यहाँ की स्थलाकृतियाँ थली या डांड रेत के स्तूपों के बीच गतिनुमा पर जाते हैं, उसे डांड कहा जाता है। सर या मरहो या तली, तो मरुस्थलीय में निचली भूमि को तली या सर कहा जाता है, जहाँ वर्षा जल की एकत्रित होकर उस जल से बनी झीलों को टाट या रण कहते हैं और ये इनमें स्थायी होती है। यानी जब टीले बन जाते हैं और बीच में जो जगह रह जाती है उसे गतिनुमा जो जगह रह जाती है उसे डांड या थली कहते हैं। और मरुस्थल में निचली भूमि जो थली कहा जाता है उसे वर्षा जल एकत्रित अस्थायी झीलें बन जाती है वहाँ पर। बालसन चारों ओर, बालसन किसे कहते हैं तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ जो पथरीला मरुस्थल है, पहाड़ियों से घिरा हुआ हो उसे बालसन कहते हैं। और जब चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ और बीच में जो ढालनुमा जगह रह जाती है उसमें जब कभी झीलें बनती है उस भाग को प्लाया कहते हैं। और प्लाया की जब झीलें सूखती है ना, जब झीलें रहती है और झीलें जब सूख जाती है और वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है उसे अस्थायी झीलें कहते हैं। तो जब पानी सूखता है तब वहाँ पर मिट्टी की पपड़ी या सूखी मिट्टी रह जाती है, उसे डांड कहते हैं। और यहाँ की जलवायु बात करें तो राजस्थान में बिल्कुल पश्चिम की ओर यहाँ जैसलमेर वाले इलाके में 0 से 25% तथा अरावली के पश्चिम में यानी अरावली की ओर बढ़ते हुए 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और तापमान यहाँ पर लगभग 50 डिग्री तक रहता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर खेजड़ी, रोहिड़ा और सेवन घास पाई जाती है। मतलब वृक्ष तो खेजड़ी तथा रोहिड़ा और घास की बात करें तो सेवन पौष्टिक घास पाई जाती है। यहाँ पर वन्य जीवों में चिंकारा, ब्लैक बग और काला हिरण तथा संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बर्ड्स शामिल है। अब हम बात करते हैं ये मैंने हाथों से बनाया दोस्तों, कोई गलती हुई हो तो माफ जरूर करें।